नमस्ते। हमने अभी तक देखा अपने ओपन डिस्कशन एंड कॉन्वर्सेशन के एपिसोड में, जहाँ पे हम एनलाइटनमेंट यानी कि प्रबोधन के बारे में चर्चा कर रहे थे। हमारे पहले पार्ट में हमने देखा कि एनलाइटनमेंट क्या है। क्या एनलाइटनमेंट एक डेफिनेशन है या बहुत सारी अलग अलग डेफिनेशंस हैं। हमारे सब्जेक्ट एक्सपर्ट हिमांशु वैद्य जी हमारे इस जिज्ञासा भरी कॉन्वर्सेशन को और एनलाइटन करने के लिए हमें आज सेकेंड एपिसोड में आए हैं। नमस्ते सर। लास्ट टाइम हमने एपिसोड में चर्चा की कि एनलाइटनमेंट तक जाया जा सकता है, बट इसको लेके बहुत सारे विवाद हैं। और इसी के आगे बढ़ते हुए अगर हम ये देखें कि एनलाइटनमेंट अगर एक ऐसी स्थिति है जो कि एक स्थिरता से भरी है, यानी इट हैज टू बी स्टेबलाइज्ड टू बी डिफाइंड एज दिस पर्सन हैज अचीव्ड एनलाइटनमेंट, यानी ये प्रबोधन को प्राप्त हुए, तो क्या उसके बाद क्या होता है? और अगर कुछ है तो क्या फिर स्टैंडर्ड कोई ऐसा तरीका है जीने का जिससे इस स्टेट तक पहुंचा जा सके? एनलाइटनमेंट के पहले का पाथ, एनलाइटनमेंट का एक्सपीरियंस प्रॉपर और एनलाइटनमेंट के बाद का लाइफ, तीनों ही जगह पे प्लुरलिटी है। कोई एक स्टैंडर्ड सिचुएशन नहीं है। सो अगर हम ये प्रश्न करें कि एनलाइटनमेंट तक कैसे पहुंचा जा सकता है, तो उसके कई रास्ते हैं। अगर हम ये कहें कि एनलाइटनमेंट की स्थिति एग्जैक्टली क्या है, उसकी कई डेफिनेशंस। और अगर हम ये कहें कि एनलाइटनमेंट के बाद की लाइफ कैसी होती है, उसमें भी वैरायटी, प्लुरलिटी। सो मगर अगर ऐसे देखें कि आदिकाल से, एंशियंट टाइम से लेके आज तक, चाहे कितना भी एवोल्यूशन हुआ हो, ह्यूमन एवोल्यूशन, सोशल एवोल्यूशन, हमारी टेक्नोलॉजी का एवोल्यूशन, बहुत सारे एवोल्यूशन, बट ये एक कॉन्सेप्ट है जो कंटिन्यूसली रिपीट होता जा रहा है। डिफरेंट पर्सनालिटी डिफरेंट डिफरेंट वे में से डिफाइन कर रही हैं। राइट। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि एक ऐसा कंसेप्ट जिसको एम्पिरिकली स्टडी ना किया जा सके, जी लेकिन ये हजारों साल से हमको अपील करता है एज समथिंग वेरी सेक्रेड, समथिंग वेरी रिस्पेक्टेबल, रेवरेंशियल। और कई लोग तो इसको अपना सोल गोल ऑफ लाइफ भी बना लेते हैं। सो ऑब्वियसली इसके अंदर कोई बहुत डीप चीज है कि इतने सारे हिस्टोरिकल चेंजेस होने के बाद भी आज भी हम लोग उसी चीज पे चर्चा कर रहे हैं। ऑब्वियसली दिस कंसेप्ट हैज सर्वाइव्ड द होल मार्च ऑफ हिस्ट्री। So there is something very deep and enduring about this concept. Coming to your question कि क्या एनलाइटनमेंट की एक डेफिनेशन है, तो हमने देखा कि नहीं, एक डेफिनेशन नहीं है। अब क्योंकि एक डेफिनेशन नहीं है, तो जैसा एनलाइटनमेंट को आप डिफाइन करोगे, आपका पाथ भी वैसे अलग हो जाए। जैसे कि हमारे यहाँ पे कहा जाता है कि भक्ति मार्ग, कर्म मार्ग, मार्ग और ज्ञान मार्ग, और श्री अरविंदो ने तीनों को इकट्ठा कर दिया, इंटेग्रल योगा। तो ये जो है कि जैसा आप उसको डिफाइन करोगे, जी वैसे आपका पाथ बनेगा। कि अगर श्री अरविंदो उसको डिफाइन करेंगे कि इस वर्ल्ड सिचुएशन को चेंज करना है और खुद को भी चेंज करना है, तो पहले खुद को फिर वर्ल्ड को, लेकिन चेंज तीनों लेवल पे करना है, एक्शन के लेवल पे, इमोशन के लेवल पे और नॉलेज के लेवल पे। तो ऑब्वियस है कि आपकी जो प्रैक्टिस है स्पिरिचुअल, उसमें तीनों कंपोनेंट पे जोर दिया जाए। अगर आप ये कहते हो कि इमोशन के थ्रू मुझे उस स्टेट में पहुंच जाना है जहां पे कोई थॉट ना हो, आई अवेयरनेस हो और ब्लिस हो, तो ऑब्वियसली आपका भक्ति मार्ग का जो प्रोसेस है वो पूरा अलग होगा। और अगर आप कृष्णमूर्ति के रास्ते पे चलते हो कि मुझे चॉइसलेस सेल्फ अवेयरनेस पे पहुंचना है, जहां पे सिर्फ नॉलेज के ऊपर ही स्ट्रेस है, सेल्फ ऑब्जर्वेशन के ऊपर ही स्ट्रेस है, इंक्वायरी इनटू वंस मोटिवेशन एंड वंस फियर के ऊपर ही स्ट्रेस है,
वहां पे इमोशन और एक्शन सेकेंडरी। तो इसमें कोई एक स्टैंडर्ड पाथ नहीं है, और इसके दो रीजन है। एक रीजन है डेफिनेशन, कि जिन लोगों को एक्सपीरियंस हुए और जिन्होंने रास्ते बनाए, कि जिन लोगों को एक्सपीरियंसेस हुए एनलाइटनमेंट के, फिर उन्होंने रास्ते बनाए दूसरों के लिए। और उसमें काफी कुछ इस बात पे बेस था कि उनका एक्सपीरियंस क्या था, और उन्होंने जो जो किया उसमें से किस चीज ने उसको उनको हेल्प की उस स्टेट में पहुंचने के लिए। जी तो जी। खुद के एक्सपीरियंस और खुद के ऑटोबायोग्राफिकल सर्वे कि विच प्रैक्टिस हेल्प एंड विच डिड नॉट, उसके आधार पे, और इन जनरल जिस तरह के लोग उनके आजू बाजू थे उनको कंसिडर करके उन्होंने कोई रास्ता बनाया। अब उन्होंने जब रास्ता बनाया तो कुछ प्री सपोजिशंस के लिए बनाया। एक फैक्टर था उनका खुद का एक्सपीरियंस, दूसरा खुद का सर्वे कि कौन सी प्रैक्टिस चली या नहीं चली, और लोग किस तरह के आजू बाजू। नाउ व्हेन दिस थ्री कांस्टेंट्स चेंज, द प्रैक्टिसेस चेंज। सो लेट अस से कि अगर आप हठ योग की तरफ से जाते हो, तो हठ योग की तरफ से जाने का रास्ता जो है वो पूरा अलग है कंपेयर टू कृष्णमूर्ति का रास्ता या भक्ति मार्ग का रास्ता। तो वो पूरा का पूरा एक बॉडी के एक्सप्लोरेशन के थ्रू, बॉडी की मास्टरी के थ्रू आप उस स्टेट की तरफ जाते। इट्स लाइक अ रेलवे जंक्शन, कि आप वेस्टर्न रेलवे से भी वही पहुंच सकते हो और सेंट्रल रेलवे से भी वही पहुंच सकते हो। सो इट्स लाइक दैट सिचुएशन। सो उसमें कोई एक स्टैंडर्ड नहीं है, क्योंकि स्टेट का एक्सपीरियंस अलग है तो डेफिनेशन अलग है, डेफिनेशन अलग है तो रास्ते अलग हैं। जी और उसके बाद आता है कि भाई इसके बाद क्या। सो वहां पे डिपेंड करता है कि किस तरह का एक्सपीरियंस हुआ है। और यहाँ पे एक कॉन्ग्रुएंस होता है बिटवीन द पर्सनालिटी, हिज लाइफ स्टोरी एंड द एक्सपीरियंस, एंड दिस कॉन्ग्रुएंस इज गवर्न्ड बाय डेस्टिनी, नॉट बाय द इंडिविजुअल। ओ क्योंकि अगर आप देखो कि जिन्होंने जिस तरह का एक्सपीरियंस किया और उसके बाद जिस तरह की लाइफ जी, अगर आप उनकी प्री एनलाइटनमेंट लाइफ भी देखो, तो इट वाज लाइक अ प्रिपरेशन फॉर इट। सो इट्स अ कंटिन्यूटी। ऐसे आपको राइट। बहुत रेयरली मिलेंगे कि प्री एनलाइटनमेंट बहुत अलग टाइप के थे और पोस्ट एनलाइटनमेंट बहुत अलग टाइप के हो। जो प्री एनलाइटनमेंट बहुत ही विथड्रॉन सेल्फ कंटेन्ड टाइप का आदमी होगा, वो पोस्ट एनलाइटनमेंट चांसेस ज्यादा है कि अवधूत की स्थिति की तरफ जाए। और प्री एनलाइटनमेंट जो पहले से who wants to change the world out there, post enlightenment यूजुअली वो वही जाए। जी So pre enlightenment life is not a waste, it's actually a preparation. There will be very few people जो प्री एनलाइटनमेंट और पोस्ट एनलाइटनमेंट में बहुत अलग है। होते हैं ऐसे लोग, बट रेयर ऐसा होता है। सो पोस्ट एनलाइटनमेंट इट डिपेंड्स अपॉन व्हाट काइंड ऑफ इंडिविजुअल यू आर एंड व्हाट इज योर डेस्टिनी, और आपका एनवायरनमेंट कैसा। अगर एनवायरनमेंट में क्राइसिस बहुत ज्यादा है तो बहुत कम चांस है कि यू विल टेक द पाथ ऑफ लिबरेशन एंड मूव आउट। The sheer necessity of the historical situation will compel you to take the path of transformation to some extent, if not completely. राइट। So वहां पे भी कोई एक स्टैंडर्ड नहीं है, पूरी एक रेंज है। अवधूत जो कंप्लीट विथड्रॉल है, जी और एक कृष्ण और गुरु गोविंद सिंह का जो रास्ता है ऑफ कंप्लीट इन्वॉल्वमेंट। सो फ्रॉम complete withdrawal to complete involvement and all the combinations in between. So there is no one standard, but most people they fall in between. Extremes बहुत कम लेते हैं, ज्यादातर लोग they fall in between. They have some combination of withdrawal and involvement. हाँ ये है कि the life is radically different from an ordinary person, उसमें कोई डाउट।
So the motivational quality is raised to a very high level. So, but there is no one standard. We can see people who are enlightened and completely withdrawn in a cave, और हम ऐसे लोगों को भी देख सकते हैं जो एनलाइटन है और ऑफिस में जाके काम कर रहे हैं और बाकी राइट। को पता नहीं है। जैसे हम ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी में हम लहरी महाशय की स्टोरी सुनते हैं जी कि जी। जो enlightened थे and working in an office like an ordinary person, नॉट वेरी पर्सन। and some become complete saints, and some would even go to a full blown engagement with the world, even fighting it out. So उस तरह से वो पूरी गुरु की लाइनेज भी अलग बन जाती है। So there is no one standard, but generally the pre and post are not very different. नॉट वेरी डिफरेंट। Yeah. मतलब उसके बाद कोई ज्यादा बदलाव नहीं आता है। पेस कम हो जाती है कि आप जो पहले एफएसआर मूवमेंट होती है कि ये भी कर दो वो भी कर दो, वैसे नहीं होता है, बिकॉज वंस मतलब कि कर्ता भाव कम हो जाता है। कर्ता भाव भी कम हो जाता है और इंट्यूटिव गाइडेंस बहुत बढ़ जाता इनर गाइडेंस। है। इंट्यूटिव गाइडेंस। इंट्यूटिव तो गाइडेंस आप जी। कम काम करते हो लेकिन आराम से करते हो, ठीक से। ड्यू टू हायर अवेयरनेस एंड इंट्यूटिव गाइडेंस। या इनर और डेस्टिनी गाइडेंस। आल्सो टेक्स ओवर, बिकॉज इस प्रोसेस के अंदर ही आदमी को बाय एंड लार्ज पता चल जाता है कि डेस्टिनी हैज टेकन ओवर मच ऑफ हिज लाइफ। सो प्री एनलाइटनमेंट एक्सपीरियंस, by the time he has reached 70-75%, डेस्टिनी इतना टेक ओवर कर चुकी होती है कि उसको पता चल जाता है कि जिस कंपनी का मैं सीईओ हूँ वो कंपनी बिक चुकी है, जी। सिस्टर से टेक ओवर कर लिया है उसने। इट्स नो लॉन्गर माय कंपनी, आई थिंक आई एम द सीईओ बट एक्चुअली आई एम नॉट द सीईओ, इट हैज बीन टेकन ओवर सीक्रेटली बाय एग्जिस्टेंस। सो 70-75% के प्री एनलाइटनमेंट से ही ये फीलिंग तो शुरू हो जाती है, बहुत क्लियर हो जाता है कि destiny is governing your life substantially. So that by the time one is passed through the enlightenment experience, and after that, by and large, the guidance from existence is very high. वेरी हाई। Intuition is functioning very high. So the ordinary process of thinking that takes a backseat. इसी चर्चा में आगे एक सवाल आता है हाँ, कि अगर हम किसी भी पर्सपेक्टिव या नॉलेज को गेन्ड और सेल्फ की या दूसरों की देखते हैं, जिसे हम ज्ञान कहते हैं, इट्स द टाइम ऑफ इंफॉर्मेशन। इतना सारा हम सबके पास नॉलेज है करंट टाइम्स में कि हम सबको इतनी सारी हिस्टोरिकल डेटा है कि किसने क्या किया, कैसे किया। एट द सेम टाइम इन द बिगनिंग ऑफ द कॉन्वर्सेशन हमने ये भी बात की कि साइंस या अप्लाइड साइंसेज में अगर इसको देखा जाए तो देर इज नो वैलिड प्रूफ दैट इट इज देयर। तो ज्ञान और विज्ञान को अगर इस पे अप्लाई करके देखें, एनलाइटनमेंट शब्द पे या एक स्टेट पे, तो इनका हमेशा एक कॉन्फ्लिक्ट रहेगा या विवाद बना ही रहेगा। तो right. इसके बारे में कुछ अगर आप Right. गाइड करें। बहुत ही ये डीप क्वेश्चन है एक तरह से, क्योंकि दो तरह के लोग हुए हैं जो एनलाइटन हुए। एक जो हाईली एजुकेटेड थे कुछ विषयों में, और दूसरे जो सिंपल लोग थे, जो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, ज्यादा अध्यात्म, फिलोसॉफी, साइंस इसमें ज्यादा ट्रेंड नहीं थे लोग। मास्टरी नहीं है। सो अगर आप देखो कि आप रामकृष्ण परमहंस को देखो और आप श्री अरविंदो को देखो, यू कैन क्लियरली मेक आउट द डिफरेंस यस। कि रामकृष्ण परमहंस सिंपल आदमी थे, ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन एनलाइटनमेंट का एक्सपीरियंस हुआ था, बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनलाइटन थे, लेकिन वो ज्यादा थियोराइजिंग नहीं करते थे। सो वहां पे, लेकिन श्री अरविंदो को अगर देखो तो वो क्लासिकल एकेडमिक थे, जिन्होंने काफी पढ़ाई की थी और कॉलेज के प्रिंसिपल थे, फिलोसॉफी काफी पढ़ी थी, काफी ट्रेंड थे उसमें।
लिटरेचर, हिस्ट्री काफी पढ़ी थी. सो इट वाज लाइक अ स्कॉलरली पर्सन who went into enlightenment. Similarly, you can talk about Mirabai, who was not so much of an intellectual, and you compare with Shankaracharya, who was a thorough classical intellectual. True. So हर या सो दोनों को एनलाइटनमेंट के एक्सपीरियंसेस हुए थे, अलग अलग हुए पर हुए. यहाँ पर एक हो जाता है कि ज्ञान और विज्ञान का अप्रोच अलग हो जाता है. सो जी. श्री अरविंदो का इसमें सबसे अच्छा एक्सप्लेनेशन है कि ज्ञान को उन्होंने डिफाइन किया है एज एसेंशियल नॉलेज, जेनेरिक नॉलेज, और विज्ञान Yes. को उन्होंने डिफाइन किया है एज स्पेसिफिक नॉलेज, विशेष ज्ञान. जैसे कि समझने के लिए लेट अस टेक एन एग्जांपल. आपने पानी को गर्म किया, 100 डिग्री पे पानी गर्म हुआ, आपने नोट डाउन किया. आपने ऑयल को गर्म किया और कोई पर्टिकुलर टेम्परेचर पे वो गर्म होके वेपर होने लगा, आपने नोट डाउन किया. आपने पेट्रोल को गर्म किया, फिर से नोट डाउन किया कब इवापोरेट हो रहा है. आपने शरबत को गर्म किया, नोट डाउन किया कब इवापोरेट हो रहा है. तो ये जो नोटिंग डाउन है आपने, ये आपका विशेष ज्ञान है, वेरी स्पेसिफिक नॉलेज, डिटेल्ड नॉलेज. लेकिन इस चारों में से आप एक जनरल जेनेरिक इंसाइट को डिड्यूस कर सकते हो कि लिक्विड्स बॉइल व्हेन हीटेड. वो आपका जेनेरिक नॉलेज है, ज्ञान है, एसेंशियल नॉलेज. सो एसेंशियल नॉलेज और सॉरी स्पेसिफिक नॉलेज, एसेंशियल नॉलेज और कॉम्प्रिहेंसिव नॉलेज. Sri uses these two words. Essential knowledge is जी. Gyan and comprehensive knowledge is Vigyan. विज्ञान. So, इंडियन ट्रेडिशन में पहले से ही दो रास्ते रहे हैं. एंशियंट टाइम्स, प्राचीन काल से, वो लोग जो सिर्फ ज्ञान के ऊपर ही जाते हैं, विज्ञान में पढ़ते नहीं, क्योंकि उनको लगता है कि ये जो है वो सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन से हमको दूर ले जाएगा और एक इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी बन के रह जाएगी जो ईगो अप्रोप्रिएट कर लेगा. राइट. तो इसलिए वो लोग ज्ञान में ज्यादा पढ़ते, विशेष ज्ञान में ज्यादा पढ़ते नहीं है, विज्ञान में नहीं पढ़ते, ज्ञान में ही रहते. जो बेसिक बिल्कुल नॉलेज है कि डिजायर की वजह से प्लेजर और पेन है, उसकी वजह से फियर और एंगर है, और इसमें से हमको बाहर निकलना है. तो ये एक एसेंशियल नॉलेज है. जैसे गौतम बुद्ध के जो 4 आर्य सत्य है वो एसेंशियल नॉलेज कि जीवन में दुख है, दुख का कारण है, कारण से बाहर निकला जा सकता है, बुद्धत्व को प्राप्त किया जा सकता है. तो वो जो 4 है दे आर एसेंशियल नॉलेज. ही डज नॉट गो इनटू कि किस तरह की पर्सनालिटी को, किस तरह क्या की करना डिजायर चाहिए. को लेकर किस तरह की प्रॉब्लम होगी. राइट. वो कॉम्प्रिहेंसिव नॉलेज होगी. सो क्या है कि आप जब एक्सपीरियंसेस को रिड्यूस करते हो टू द बेसिक एलिमेंटल्स, you get the generic knowledge, yeah, essential knowledge. So if you look at people who are like Ramakrishna Paramhans, Ramana Maharshi, Mirabai, they did not go into comprehensive knowledge at all. But if you look at Sri Aurobindo, if you look at Gorakhnath, if you look at Shankaracharya, वो extensively comprehensive knowledge में गए. Because they were trained, they came trained into this area in particular ways. So उनका स्पिरिचुअल प्रोसेस शुरू होने के साथ साथ या उससे पहले भी बहुत ही डीप इंटेलेक्चुअल ट्रेनिंग ऑलरेडी हो चुकी थी फिलोसॉफी में, स्पिरिचुअलिटी. राइट. सो दे केम ट्रेन्ड इनटू दिस एरिया. तो अब एक बात दूसरी भी आती है कि एसेंशियल नॉलेज और कॉम्प्रिहेंसिव नॉलेज, अगर आप इन दोनों को लिबरेशन ट्रैक और ट्रांसफॉर्मेशन ट्रैक के साथ कॉम्बो करो तो क्या आउटकम होता है. एक यूजुअल हमारी बिलीफ ऐसी होती है, एक प्री सपोजिशन होता है कि जो लिबरेशन ट्रैक वाले हैं
जनरली दे शुड बी गोइंग ऑन द एसेंशियल नॉलेज ट्रैक, ज्ञान ट्रैक, और जो ट्रांसफॉर्मेशन वाले हैं दे शुड गो ऑन द कॉम्प्रिहेंसिव ट्रैक, कॉम्प्रिहेंड। बिकॉज दे हैव टू डील विद द वर्ल्ड, और यू कैनॉट डील विद द वर्ल्ड विदाउट स्पेसिफिक्स। लाइक अगर वेरी किसी ट्रू। आदमी को मलेरिया हो गया है तो यू नीड स्पेसिफिक नॉलेज टू गिव हिम मेडिसिन। यू कैनॉट से इन जनरल कि हेल्थ फैक्टर्स को डिजीज फैक्टर ने ओवरकम कर लिया है इसलिए प्रॉब्लम है, और जब हेल्थ फैक्टर्स डिजीज फैक्टर्स को ओवरकम कर लेंगे तो प्रॉब्लम चला जाए। दिस नॉलेज into itself is true but non-operative in the world. Operative So knowledge, specifically applied हाँ. for certain, in certain ways, for certain parameters. So unless you go into कि हेल्थ फैक्टर को डिजीज फैक्टर ने कैसे ओवरकम कर लिया है, एंड यू फाइंड आउट कि ये मस्कीटो का ये जर्म अंदर है और ये जर्म का डीएनए ऐसा है और वैसे काम करता है, और इसको तोड़ने के लिए ये केमिकल मॉलिक्यूल चाहिए, अनलेस वो स्पेसिफिक नॉलेज हो और आप उसको एग्जीक्यूट करो इन प्रैक्टिस, रिजल्ट्स नहीं आ सकते। सो रिजल्ट्स के लिए यू ऑलवेज नीड स्पेसिफिक नॉलेज। सो इफ यू हैव टू ऑपरेट इन द वर्ल्ड यू ऑलवेज नीड स्पेसिफिक नॉलेज। सो एक बात तो सही है कि अगर आप ट्रांसफॉर्मेशन के रास्ते पे जाते हो तो कॉम्प्रिहेंसिव नॉलेज एक मस्ट हो जाता है। बट एक सरप्राइजिंग बात यह है कि लिबरेशन के ट्रैक पे भी कई लोगों ने कॉम्प्रिहेंसिव नॉलेज का यूज किया। अच्छा। सरप्राइजिंग बात, हाँ। अगर आप बुद्ध दर्शन और जैन दर्शन को देखो तो दे आर डीपली इनटू कॉम्प्रिहेंसिव नॉलेज। दे हैव देयर ओन सिस्टम क्रिएटेड, फुल सिस्टम डाउन टू द एलिमेंटल्स। सो जो लोग ट्रांसफॉर्मेटिव पाथ पे जाते हैं ज्यादातर दे आर इनटू कॉम्प्रिहेंसिव नॉलेज, वेरी फ्यू विद एसेंशियल नॉलेज। जो लोग लिबरेशन ट्रैक पे जाते हैं उसमें 50-50, कुछ लोग सिर्फ एसेंशियल नॉलेज से ही काम चलाते हैं, कुछ लोग कॉम्प्रिहेंसिव नॉलेज में जाते हैं, डिटेल्स में जाते हैं, एक सिस्टम बिल्डअप करते हैं, और एक कॉम्प्रिहेंसिव इंटरनली कंसिस्टेंट सिस्टम होती है। और पूरा जो इंडियन जीनियस है वो इसी में लगा हुआ है हजारों सालों से, टू क्रिएट दिस कॉम्प्रिहेंसिव इंटरनली कंसिस्टेंट सिस्टम्स। और जो एक बैलेंसिंग होना चाहिए विद एम्पिरिकल साइंसेस वो इम्बैलेंस हो गया है, जो एक we would like it to get corrected. Right. It is getting more intense, and we are getting more curious to understand. When you just said that, Indian context, यानी कि ईस्टर्न फिलोसफी, ईस्टर्न अंडरस्टैंडिंग में आध्यात्मिकता को, स्पिरिचुअलिटी को, एनलाइटनमेंट को बहुत सारी पर्सनालिटीज के साथ जोड़ा जा रहा है, वहीं पे हमारे वेदों और उपनिषदों में भी इसका कहीं कहीं पे व्याख्या, मतलब इट हैज बीन एड्रेस्ड है, वहां बात व्याख्यान किया गया है। Right. और इसी टाइप के कुछ मिले जुले से और भेद करती हुई चीजें हैं। सो इज इट सिग्निफिकेंट हेयर ऑल्सो टुडे इन आवर डिस्कशन की वो वेद और उपनिषद के जो है, क्या वो आज भी इसी कॉन्टेक्स्ट में उनको समझा जा रहा है, उन वेदों को? एक्चुअली जो हमारी चर्चा थी एसेंशियल नॉलेज और कॉम्प्रिहेंसिव नॉलेज, उसी को यहाँ पे आगे ले जाया जा सकता है। उपनिषद जो है वो एसेंशियली एसेंशियल नॉलेज, उपनिषद में कॉम्प्रिहेंसिव नॉलेज नहीं, वो एसेंशियल नॉलेज, एसेंशियल जोन में ही डिटेलिंग है, जी बट वो कॉम्प्रिहेंसिव मोड में नहीं गए। अगर आप योग की किताबें देखो जो थियराइजिंग में जाती है तो आपको कॉम्प्रिहेंसिव नॉलेज का टेस्ट मिलेगा। जी। अगर आप तंत्र की किताबों में जाओ जो बहुत ही डिटेल में जाती है अबाउट द ह्यूमन चक्रास, नाडीज, आवर्स, पूजास एंड सो ऑन, तो आपको जी कॉम्प्रिहेंसिव नॉलेज मिलेगी। मिस्टिकल नेचर का कॉम्प्रिहेंसिव नॉलेज जो एम्पिरिकल साइंस में अभी भी आया नहीं है, बट स्टिल जी। इट्स अ कॉम्प्रिहेंसिव नॉलेज। बट उपनिषद के अंदर आपको एसेंशियल नॉलेज। बट इफ यू गो इनटू वेदा देयर इज अ strange kind of thing. There are
mentions in the Vedic literature. And Vedas, of course, there are many things in Veda, like music also flows out of there. The rituals also flow out of there. But we are not concerned with that, the music and the rituals. I am referring to that part of Veda which is of a very strange kind and a very valuable kind and unexplored kind. और वो पार्ट है वेदा का जहां पे स्पेसिफिक कॉम्प्रिहेंसिव नॉलेज को इंडिकेटिवली मेंशन किया गया है, जिन राइट लोग काफी बार गलती से एक पोएटिक फॉर्म में लेते हैं। तो न तो वो पोएटिक फॉर्म है, न ही वो कोई इमेजिनेटिव चीज है। लाइक फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल, एक स्टेटमेंट है जो एट्रीब्यूट किया जाता है, he yoked the horses to the sun। एक ट्रांसलेशन है, संस्कृत में कुछ और है, जी ट्रांसलेशन ये है, he yoked the horses to the sun। अब इस तरह की जो स्टेटमेंट्स हैं, जी वो स्टेटमेंट्स ऐसे हैं कि दे आर लाइक a zip file of comprehensive knowledge। ये एसेंशियल नॉलेज की नहीं है, उपनिषद में एसेंशियल नॉलेज है, बट वेद के अंदर कुछ पार्ट्स के अंदर कॉम्प्रिहेंसिव नॉलेज एक कोडेड zipped फॉर्म में है, कंडेंस्ड फॉर्म में है, and that will unlock itself, open up itself to the person who deserves it। और श्री अरविंदो ने इस पे काफी लिखा है। देयर इज अ होल बुक कॉल्ड द सीक्रेट्स ऑफ द वेदा, where he has unlocked what these statements could be। And these statements are a very strange kind of statements, जो न तो पूरे एसेंशियल नॉलेज के स्टेटमेंट्स हैं, न तो पूरे वो कॉम्प्रिहेंसिव नॉलेज के स्टेटमेंट्स हैं। वो एक पोएटिक फॉर्म में दिए गए, इंडिकेटिव फॉर्म में दिए गए बहुत ही कंडेंस्ड स्टेटमेंट्स हैं, जो एक ऑलमोस्ट एक जिप फाइल की तरह है, which तो वो क्या contains। पोएटिक इसलिए है क्योंकि वो एक सिंबॉलिक है किसी चीज को लेके, विच कैन बी इंटरप्रेटेड इन मेनी डिफरेंट वेज। अगर मैं साइको एनालिसिस में से एक एग्जांपल लूं, पैरेलल लूं इसका, तो इट वुड बी स्क्रीन मेमोरी। राइट Freud used to talk about screen memory, something which is vividly visual in your memory, but it's just like a screen which comes up before you। It's not a process, it's not an event, it's almost like a राइट thing in front of you, but you don't know why it comes up, but if you dwell into it, it will reveal itself to you, and usually it will go back to something very important in early life। So Freud used to talk about screen memories, where एक स्क्रीन के ऊपर जो पेंट किया हुआ है, जो विजुअल सामने आ रहा है, to the inner eye, not to the outer eye, यस that's loaded with condensed story of an मीनिंग event। जैसे कि एक इवेंट हुआ था, उसकी स्टोरी को कंडेंस करके आपने एक 2D फॉर्म में, एक पेंटिंग के फॉर्म में आपके सामने एक स्क्रीन पे आ रहा है। तो उसी तरह के ये स्टेटमेंट्स है कि दो स्टेटमेंट्स आर लाइक द, they are like the gates to a world of itself। so वो अलग फॉर्म के एक स्टेटमेंट्स हैं। so ये जो एक रहता है कि if we put Veda and Upanishad together, so of course it becomes a full package, comprehensive knowledge and essential knowledge। but if you just take the Upanishads, we get into essential knowledge, and in certain parts of Vedas we get comprehensive knowledge in condensed coded form। when we're talking about this Gyan Vigyan Vedas, it sounds like it is just reserved for very evolved and या तो बहुत ही सहज होना जरूरी है, बहुत ही सिंपल, या बहुत ही ज्यादा आपको नॉलेज एक्वायर करना पड़ेगा और इनर वर्क करना पड़ेगा।
सो डज इट मीन कि ये एक स्पेसिफिक लोगों के लिए है, या ये ओवररेटेड आइडिया है और इसका लाइक इट्स बीइंग वैल्यूड टू मच? इज इट अचीवेबल फॉर एवरीवन? एनलाइटनमेंट जो है वो साइमल्टेनियसली ओवररेटेड भी है और अंडररेटेड भी ओके। है। कंटेम्प्ररी वर्ल्ड में और स्पेशली वेस्टर्न साइकोलॉजी में और वेस्टर्न कल्चर में इट्स ग्रॉसली अंडर रेटेड, और ईस्ट के अंदर इट्स ग्रॉसली ओवर रेटेड। सो ये कहना कि except for the process of enlightenment nothing else matters in the world, that I think is overrating of this idea, because the historical process, science, culture, philosophy, जो पूरा इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट है, पूरा जो एक्शन इन द वर्ल्ड है, दैट ऑल्सो इज अ पार्ट ऑफ अ लार्जर प्रोसेस ऑफ विच एनलाइटनमेंट इज वन पार्ट। तो पूरा जो अर्थ का जो हिस्टोरिकल प्रोसेस है और इंडिविजुअल की जो कंप्लीट जर्नी है, उसमें एनलाइटनमेंट एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, लेकिन सिर्फ वो एलिमेंट नहीं है। और इसीलिए ये होता है कि जब कोई आदमी, काफी लोगों में ये होता है कि वो सोचते हैं कि अब मुझे एनलाइटनमेंट की तरफ ही डेडिकेट कर देना है अपने आप को कंप्लीटली, पर ऐसा हो ही नहीं पाता। इवेंट्स होते ही रहते हैं, बिकॉज उनका भी वो टाइम आया नहीं है, उनका भी एक्शन इन द वर्ल्ड का टाइम, और वो एक्शन इन द वर्ल्ड भी उतना ही इंपॉर्टेंट। राइट। जो माया है वो भी ब्रह्म जितनी ही इंपॉर्टेंट, और जब तक आपके प्रोग्राम के हिसाब से आपने लिव आउट नहीं किया है, आप इसमें से उसको गुड बाय नहीं कर सकते। वो एक लॉ ऑफ नेचर है, बहुत ही डीप लॉ ऑफ नेचर। सो ये पार्टली तो हमारे यहाँ पे ईस्ट में ओवर रेटेड है कि हमने, और खास करके मिलिट्री पर्सपेक्टिव को जो हमने पीछे रख दिया, उसकी बहुत ही हैवी प्राइस चुकाई हमने। 1200 years ऑफ अनटोल्ड ऑफ सफरिंग, जो हिस्ट्री में अदरवाइज कभी कहीं नहीं हुआ। जी। जो एक हिंदू होलोकॉस्ट हुआ, दैट वाज बिकॉज ऑफ ओवर रेटिंग ऑफ दिस एनलाइटनमेंट थिंग एंड अंडर रेटिंग ऑफ द वर्ल्ड प्रैक्टिकली एज इट इज। सो दिस इज वन पार्ट। और वेस्ट में इसका उल्टा हो गया है कि ग्रॉसली अंडररेट हो, कि दे हैव डिसमिस्ड इट एज अ फैंटेसी। वेस्टर्न साइकोथेरेपी तो इस हद तक जाती है कि ये पॉसिबल ही नहीं, स्टेट ऑफ नो थॉट पॉसिबिलिटी मेंटेन करना, फ्रीडम फ्रॉम डिजायर एंड फियर पॉसिबिलिटी। सो फ्रॉम अ ग्रॉस अंडर रेटिंग इन द वेस्ट टू अ ओवर रेटिंग इन द ईस्ट, वो बैलेंस में कोई भी ढूंढ नहीं पाया है। हमारे यहाँ पे एक टाइम पे वो बैलेंस था, अभी नहीं है, तो हम लोग उस हार्मनी के फिर से सर्च में। हमारे सिस्टम में देखा जाता है कि जितने भी एनलाइटन लोग हैं, उनको लोग उन पे काफी ज्यादा प्रोजेक्शन, दे वर्शिप्ड, एंड ओमनीपोटेंस का उन पे प्रोजेक्शन है। और इनर वर्ल्ड में भी क्या वो ओमनीपोटेंट बना देता है एक इंसान को जो एनलाइटन हो रहा है? और अगर बना देता है तो वहां क्या, फिर उसके बाद क्या? ये एक ओवर रेटिंग का ही पार्ट है, मैं इसको मेंशन करना भूल गया लास्ट आंसर में। जी। जो जी। एनलाइटनमेंट का जो ओवर रेटिंग है उसी का ये पार्ट है कि लोग ओमनीपोटेंस प्रोजेक्ट करते हैं। कोई एनलाइटन आदमी ओमनीपोटेंट नहीं होता। ओके। कोई एनलाइटन आदमी नेचर के फंडामेंटल लॉज को सस्पेंड नहीं कर सकता। कोई एनलाइटन हम्म। आदमी पूरी दुनिया की कंडीशन को बदल नहीं सकता। कोई एनलाइटन आदमी बड़ी बड़ी बैचेस में, 1000, 2000, 5000 की बैच में कभी दूसरों को एनलाइटन नहीं कर सकता। अगर आप उनको देखोगे भी तो उनके शिष्यों में से हार्डली 3-4 एनलाइटन हुए होंगे लाइफ टाइम। तो आई रिमेम्बर कहीं मैंने पढ़ा था कि यदि किसी का एनलाइटन होना आपको स्मृति दिलाता है that there is a possibility within you also, in itself is enough एक कहावत to है, initiate. हाँ, एक कहावत है कि यू कैन नॉट ट्रेन सेंट्स इन बैचेस ऑफ 40 लाइक अकाउंटेंट्स। So true. कि 40-40 के बैच में अकाउंटेंट्स ट्रेन कर सकते हो, इंजीनियर ट्रेन कर सकते हो,
डॉक्टर्स ट्रेन कर सकते हो, आप सेंट्स ट्रेन नहीं कर सकते. You cannot have an institute of saintliness and have 100 people graduating out of that college every year as true saints. So उसके पीछे कुछ laws of nature है, कुछ program of history है कि in the nature of things this is not possible. But हाँ, कोई भी omnipotent नहीं है. इनफैक्ट होता क्या है कि लोग omnipotence प्रोजेक्ट करते हैं और अनफॉर्चुनेटली कुछ लोग जिनको एनलाइटनमेंट एक्सपीरियंसेस हो गए हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उसका पार्ट एक्सेप्ट कर लेते हैं. पूरा तो कभी एक्सेप्ट नहीं होता है क्योंकि अवेयरनेस तो आ चुकी होती है और उतना सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन तो हो चुका होता है, लेकिन एक पार्ट उनका एक्सेप्ट कर लेता है और फिर वो लोग ऐसे हरकतें करने लगते हैं जिसमें ओमनीपोटेंस की स्ट्रीक दिखाई देती है. जैसे कि मैं हमेशा कहता हूं कि हमारे यहाँ पे स्पिरिचुअल मास्टर, मिस्टिक, फिलोसोफर, इंटेलेक्चुअल और सब्जेक्ट एक्सपर्ट, इसका फर्क समझ में ना आता नहीं है लोगों को और सबको एक बना देते हैं स्पिरिचुअल मास्टर के अंदर. और स्पिरिचुअल मास्टर राइट. इसको नहीं समझता है. जैसे कि आप ड्रीम एनालिसिस ले लो, जी. अपने आप में एक स्पेशलिटी एरिया है साइकोलॉजी के अंदर, पर्टिकुलरली साइको एनालिसिस के अंदर. मैं जी. देखता हूँ कई जी. बार स्पिरिचुअल मास्टर्स जो सही में एनलाइटेंड है और काफी ट्रांसफॉर्मेशन उनका हो चुका है, वो लोग इस एक्सपर्ट के एरिया में आ जाते हैं और ड्रीम एनालिसिस शुरू कर देते हैं. हेल्थ के एरिया में आ जाते हैं और हेल्थ टिप्स देना शुरू कर देते हैं. डिप्रेशन के जी. एरिया में आ जाते हैं और एंटी हाउ टू गेट आउट ऑफ डिप्रेशन की टिप्स देना शुरू कर देते हैं. वो जी. एक ओमनीपोटेंस है जो उनके अंदर बैठ गया है, जो गलत है. बिकॉज दे शुड बी क्लियर दैट इट्स expert is a different person from an intellectual, is a different person from a philosopher, is a different person from a mystic, is a different person from a spiritual master. राइट. ये डिफरेंस एस्टैब्लिश करना और क्लियर करना बहुत जरूरी है. I think we are still not done, so probably I'll send you a link after 10 minutes again. Sure. Okay. So we'll keep on the conversation. We'll continue.